वेलकम स्टूडेंट। आज हम अपने लेक्चर का मतलब चौथा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमने देखो पहले पार्ट में हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली थी, उसके साथ ही हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ ली और वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली थी, उसके साथ ही हमने ऊष्माशोषी अभिक्रिया कल हमने इसके बारे में हमने वो बात कर ली थी। ठीक है, आज हम नया प्रकार पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का, जिसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि भी कोई भी जो तत्व होता है वो एक तत्व को क्या कर देता है, हटा देता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास ज्यादा पावर होगा वो क्या करेगा, कमजोर वालों को वो वहां से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यानी कि यही विस्थापन अभिक्रिया में एक्चुअली में होता है। देखिए हम बात करें, हम तीसरे पार्ट में ये पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसके बारे में अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। यानी कि जो अपने प्रकृति में विद्यमान जो भी तत्व होते हैं, जैसे धातुओं की बात करें तो धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। देखो सबसे पहले कौन सा होता है, सोडियम होता है। सोडियम क्या होता है, सबसे क्रियाशील धातु होता है। उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में Zn हो गया, उसके बाद में देखो Fe हो गया और उसके बाद में Pb हो गया। फिर हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद में कॉपर हो गया, Hg हो गया और Ag हो गया और उसके बाद में Au। ये सक्रियता श्रेणी है। इसका मतलब है कि देखो हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। इसी आधार पे मैं आपको थोड़ा सा ये उदाहरण देते हुए इसको समझाना चाहता हूँ। देखो ये क्या बात है, विस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब है। अगर यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, सोडियम दे रखा है और अगर मैं किसके साथ अभिक्रिया कराऊं, फेरस के साथ अभिक्रिया कराऊं, तो देखो सोडियम क्या होगा, क्रियाशील तत्व है और फेरस क्या होती है, कम क्रियाशील धातु। तो ये क्या करेगी, फिर सोडियम है ना, फेरस को यहाँ से क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। ठीक है, इसी विस्थापन अभिक्रिया का हम तीसरे पार्ट में ये पढ़ेंगे। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, वो इसी पे डिपेंड है, विस्थापन अभिक्रिया पे डिपेंड है। ठीक है, अब देखो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बात लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, देखो परिभाषा में हम ये लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो ये विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या लिखा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी कि हम मान के चलते हैं कि एक तत्व है वो दूसरे तत्व को क्या कर देता है, उसके स्थान से क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो ये सक्रियता श्रेणी मैंने क्यों बताई है, देखो इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि यहाँ पे लेते हैं। देखो Fe को क्या करेंगे, CuSO4 के साथ, यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ जैसे अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि FeSO4 और प्लस में क्या बन जाएगा, कॉपर बचेगा। बताइए समझ में। यानी कि हमने देखो ये सक्रियता श्रेणी ली और यहाँ पे हमने दोनों तरफ की धातु ले लिया। ये देखियो ये धातु है और यहाँ पे ये भी धातु है। तो हमने ये पढ़ा, देखो यहाँ पे देखो कि फेरस है वो ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर है वो कम क्रियाशील धातु है। तो देखो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, विस्थापित करके खुद उसकी जगह जाके आके बैठ जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है इसमें कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। देखो इसी के साथ देखो यहाँ पे देखो Zn लेते हैं और इसके साथ में क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के साथ जैसे अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस में साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। देखो हाँ, अगर मैं विस्थापन अभिक्रिया का सीधे सीधी बात करूँ तो एक तो किस में हो जाएगा, धातु शुद्धिकरण में भी हो सकता है और एक देखो
इसमें ये बात है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो पीछे हमने ये बात की थी विस्थापन अभिक्रिया में कि जो फेरस था वो कॉपर के साथ में क्या कर रहा था? अभिक्रिया कर रहा था। तो कॉपर के साथ में जैसे अभिक्रिया कर रहा था तो हमारे पास क्या प्राप्त होता? फेरस सल्फेट प्राप्त हो रहा था और क्या हो रहा था? कॉपर हो रहा था। और हमने एक और उदाहरण लिया था Zn का, Zn प्लस CuSO4 और अभिक्रिया करके क्या बना रहे थे? ZnSO4 प्लस Cu। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फेरस है तथा जिंक वो कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व ठीक है। यानी कि फेरस है तथा जिंक हमने वो के सक्रियता श्रेणी में हमने बात कर ली थी। इस सक्रियता श्रेणी में देखो कॉपर और जिंक, देखो हमने अभी लिखा था, एक बार और लिख देते हैं। सोडियम, फिर पोटेशियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, Zn आ गया, Fe आ गया, Pb आ गया, H आ गया, Cu, Hg, Ag और Au। तो इसमें क्या था? देखो फेरस यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर है और कॉपर क्या नीचे है। इसका मतलब ये ज्यादा क्रियाशील है और ये क्या होगी? कम क्रियाशील। यानी कि फेरस तथा जिंक है वो कॉपर से क्या होंगे? अधिक क्रियाशील तत्व होंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो इसमें इसी का है, देखो विस्थापन अभिक्रिया का एक भाग मान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया का एक प्रकार है। वो कौन सा है? द्विविस्थापन। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि द्विविस्थापन वो होगा जिसमें दो आयनों का आदान प्रदान होगा। मतलब एक आयन इधर वाला इधर चला जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं हम? इसमें ये परिभाषा लिखते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारे पास क्या होगा? जैसे एग्जांपल लेते हैं हमने Na2SO4 प्लस PaCl2। तो हमारे पास क्या होगा? देखो ये नाइट सोडियम है, वो बेरिलियम से क्या होगा? ज्यादा क्रियाशील होता है। तो बेरिलियम को उठा के इसकी जगह ये खुद आके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl और क्या बनेगा? BaSO4 बनेगा। ठीक है, देखो ये क्या है? इस प्रकार से, यानी कि ये अधिक क्रियाशील तत्व है और ये क्या है? कम क्रियाशील तत्व। तो इसको देखो ये वाला आयन इसके साथ आ जाएगा और ये वाला आयन इधर चला जाएगा। इसका मतलब आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान। तो इसमें हम ये कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसको हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन। या ऐसे कह सकते हैं, ऐसे मान लेंगे कि देखो विस्थापन अभिक्रिया में तो क्या होगा? एक आयन का विस्थापन हो रहा था, मतलब वो अधिक क्रियाशील तत्व था और ये कम क्रियाशील तत्व है, तो उसको क्या करेंगे? विस्थापित करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसी के साथ इसमें क्या होगा? देखो ये होगा AQ यानी कि जलीय विलयन होगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा? ये भी जलीय विलयन होगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा? ये भी जल में विलय होगा। लेकिन ये क्या रहेगा? अपने पास किस रूप में मिलेगा? ठोस रूप में मिलेगा। बात आई समझ में? यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दो जलीय विलयन है, यानी कि जल में विलय है, ये भी जल में विलय है, सोडियम सल्फेट है, और बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट और ये क्या है? बेरियम क्लोराइड, दोनों जल में विलय है। और ये नमक है वो भी क्या होगा? जल में विलय होगा। लेकिन ये क्या होगा? जल में अविलय होगा। इस अभिक्रिया में क्या होगा? देखो यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल किसके लिए ले रहे हैं? ये एग्जाम्पल द्विविस्थापन के लिए भी काम में आता है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक और अभिक्रिया आती है जिसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। आप बोलोगे सर अवक्षेपण क्या होता है? सर अवक्षेपण का मतलब ये मान लो कि
कि दो विलयन को यदि आपस में मिला लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने क्या लिया कि एक तरफ एक सोडियम सल्फेट लिया, दूसरी तरफ हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड लिया, दोनों को हमने क्या किया, मिलाया, और मिलाने के बाद उसमें दोनों में विक्रिया करवाई। एक तो क्या करेगा, पानी के अंदर बिल्कुल मतलब जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन दूसरा या तो क्या करेगा, पेंदे के नीचे बैठ जाएगा या उसके ऊपर ऊपर तैरने लगेगा, यानी कि जो जल में अविलय होगा उसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण। यानी अवक्षेप का मतलब होगा किसी न किसी ठोस रूप में हमारे को क्या होगा, वो प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि या तो वो तल के नीचे बैठ सकता है या हम कह सकते हैं ऊपर ऊपर तैरने लग जाएगा, ठीक है, जैसे जाग के रूप में तैरे या एकदम पानी के नीचे एकदम पेंदे के नीचे बैठ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जब दो जलीय विलयन को आपस में मिलाने पर मिलाकर अभिक्रिया करवाई जाए तो हमें एक विलेय पदार्थ तथा दूसरा अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को या इसे कह सकते हैं, यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे हमने ये जलीय विलेय यानी कि विलेय पदार्थ है और ये भी क्या है, विलेय पदार्थ है, जल में विलेय पदार्थ है, दोनों को जैसे जल में घोल के मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे ये क्या होगा, नमक पानी में घुलता ही है, ठीक है, पानी में घुलता ही है, और पानी में जब घुलता है तो ये क्या करेगा, या तो पानी के पेंदे के नीचे बैठ जाएगा या ऊपर की ओर तैरने लग जाएगा, ठीक है। देखो हमने अभी अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ा कि जब दो जलीय विलयनों को आपस में मिलाकर एक अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक दूसरा जो एक विलयन तो हमें क्या मिलेगा, विलेय पदार्थ में मिलेगा। जैसे ये मिला, देखो हमारे पास क्या मिला, जो नमक मिला वो जल में विलयशील है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा मिला है वो हमारे पास क्या मिलेगा, अविलेय रूप में यानी कि अवक्षेप के रूप में मिलेगा। तो जो अभिक्रिया कहलाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक रूप कौन सा हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, देखो विस्थापन अभिक्रिया हमने देखा कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया प्रकार कौन सा हो गया, द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन हो गया। विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ा कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हो गई, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, एक आयन दूसरे के साथ चला जाता है और दूसरा आयन पहले वाले के साथ चला जाता है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया में हमने ये द्विविस्थापन पढ़ ली। उसके बाद देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही प्रकार यानी कि उसमें भी क्या होता है, एक प्रकार, देखो यहाँ पे हमने बताया ना कि भी देखो एक तो हमारे पास क्या मिलेगा, विलयशील, और दूसरा कौन सा मिलेगा, अविलयशील, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब एक आयन पहले के साथ और दूसरा किसके साथ चलेगा, पहले वाले के साथ चलेगा। और इसमें क्या होता है हमारे पास, देखो द्विविस्थापन अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या हो गया, देखो अवक्षेपण अभिक्रिया में हमारे पास देखो एक जो मतलब दो जलीय विलयन लेंगे और जलीय विलयन में क्या लेंगे, एक तो क्या मिलेगा अपने को, नमक मिलेगा यानी कि जो जल में घुलनशील होगा, और दूसरा हमारे पास क्या मिलेगा, अवक्षेप के रूप में मिलेगा। यानी कि जो अवक्षेप का मतलब क्या होता है, जो जल में घुलता नहीं, और जल का घुलने का मतलब या तो वो क्या करेगा, पेंदे के ऊपर बैठ जाएगा या क्या करेगा, पानी की सतह के ऊपर क्या करेगा, तैरने लगेगा, ठीक है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर आयनों का आदान प्रदान हो, ठीक है, और दूसरी बात जिसमें एक विलयशील पदार्थ और एक अविलयशील पदार्थ प्राप्त होता है, उसमें हम उसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही क्या है, प्रकार है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, अवक्षेपण अभिक्रिया होगी, और अवक्षेपण अभिक्रिया का यही क्या है, उदाहरण है, ठीक है ना। देखो हमने अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे अगला अपना जो प्रकार है, जो रासायनिक समीकरण के जो प्रकार है, उसमें जो लास्ट अपना बताया है वो हमारा कौन सा है, उपचयन और अपचयन। यानी कि उपचयन क्या होता है, देखो हम सीधी शॉर्टकट भाषा में बात करें, देखो हमारे नॉर्मल बात करें तो ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है,
तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, तब तो कौन सा प्रकार होता है, उपचयन अभिक्रिया। तथा इसका जो उल्टा होता है, यानी कि अपचयन का उपचयन हो गया, इसका मतलब उल्टा हो गया। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की तो क्या होगी, कमी होगी, तथा हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होती है। ये जो प्रकार होगा वो कौन सा होगा, अपचयन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन उपचयन कहेंगे। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया, उपचयन में देखो हम क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर के साथ में जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। यानी कि अगर जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया किसी के साथ अब करवाई जाती है तथा उत्पाद बनने में ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि यहाँ पे दो कॉपर होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये क्या होगी, यानी कि हम यहाँ पे क्या होंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे, यानी कि संयोजन अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा तापमान अभिक्रिया देने पर ये क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इसी के साथ जैसे अगर बात करें इसका उल्टा माने तो क्या करेंगे, देखो अपचयन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे आप, अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या इसको क्या बोल सकते हैं, कमी हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसमें क्या होगा, जैसे इसी को बात उल्टा हो गया, हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड के साथ में जब H2 यानी कि सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन H2 गैस प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ में हमारे पास क्या बनेगा, कॉपर और साथ में क्या बनेगा, H2 यानी कि जल का निर्माण होगा। तो यहाँ पे देखो इस जगह देखो, इसमें क्या हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं था। लेकिन जैसे हमने अभिकारक के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई, लेकिन उत्पाद में जाते ही हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ में इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, शामिल हो गया। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है, यानी कि इसमें क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। यानी कि हमारे पास अभिकारक में उस एक के अभिकारक में हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, दूसरे में नहीं है। और जैसी अभिक्रिया करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और एक में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन था और यहाँ हमने अभिक्रिया करने के बाद यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी आ गई। इसका मतलब ये वाली जो अभिक्रिया वो कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। और जब ये दोनों एक साथ हो, यानी कि जब उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो, इस अभिक्रिया को हम क्या लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इसी को एक और नाम से इन दोनों का संयुक्त नाम मान सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, उपचयन
अपचयन अभिक्रिया। यानी कि अगर मैं बात करूं, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी पूछ सकते हैं और ऑक्सीकरण अपचयन के रूप में भी पूछ सकते हैं या उपचयन अपचयन के रूप में भी पूछ सकते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर दोनों एक साथ हो रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे आगे। हम आगे अब लिखते हैं किसकी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन एक साथ हो। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात इसमें एक अभिकारक होगा, एक अभिकारक का तो क्या होगा, उपचयन यानी उपचयित हो। एक अभिकारक क्या होगा, उपचयित होगा, तथा दूसरा जो अभिकारक होगा वो क्या होगा, अपचयित होगा। जैसे अगर मैं बात करूं CuO प्लस H2, विक्रिया करने की बात क्या बनेगा, देखो अपने पास Cu प्लस H2O। देखो यहां हम बात करें तो देखो ये जो अभिकारक है इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ आते ही अपने पास क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कमी हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपचयित। क्या हो गया, अपचयित। यानी कि जब कमी होती है उसको हम क्या कहेंगे, अपचयित। और यहाँ देखो ऑक्सीजन की कम, ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन यहाँ आते ही हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया। इसका मतलब ये वाला हमारे लिए क्या हो गया, उपचयित। यानी कि इसका तो क्या हो गया, अपचयन हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, तो हमने तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन एक साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इसमें एक अभिकारक तो क्या होता है, उपचयित होता है, और दूसरा अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है। ये जैसे ये अभिक्रिया हमने पास लिखी हुई। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।